गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है वित्त के प्रमुख स्रोत। वित्त के प्रमुख स्रोत, फाइनेंस के कौन कौन से ऐसे मेन सोर्सेस हैं, उसका अपन को आज अध्ययन करना है। ठीक है, ये दीर्घकालीन हो सकते हैं, मध्यकालीन हो सकते हैं और अल्पकालीन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सवाल है बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर कई बार इसका एग्जाम आता है, सवाल आता है एग्जाम में, और ये 15 नंबर का भी सवाल आता है और 7 नंबर का भी सवाल इसमें आता है। किसी भी संगठन में वित्त के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके आधार पर एक संगठन या संस्था का जन्म होता है। दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन वित्त के साधन संगठन के जीवन क्रम में अनिवार्य रूप से चलते रहते हैं। इसी तरह इकाई में मतलब कोई भी संस्था के अंदर इनकी क्रमानुगत व्याख्या की गई जाती है कि कौन कौन से मध्यकालीन है, कौन कौन से दीर्घकालीन है, कौन कौन से अल्पकालीन है, जिसके आधार पर ये तय करते हैं कि वित्त के स्रोत से पूंजी की औसत लागत कम हो और उत्पादकता अधिक हो, और जिससे संगठन को उसकी आवश्यकता की पूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक बनी रहे और सबसे ज्यादा उसको उपयुक्त लगे। अपन बात करते हैं सबसे पहले दीर्घकालीन वित्त। दीर्घकालीन वित्त से आशय ऐसी वित्तीय आवश्यकताओं से हैं जो 7 वर्षों से लेकर 10 वर्ष या अधिक अवधि के लिए वित्त का प्रबंध होता है। ठीक है, दीर्घकालीन वित्त का विनियोग स्थायी संपत्तियों में किया जाता है, अर्थात ये कह सकते हैं तरल रूप से नहीं होते, तरल के बराबर बिल्कुल नहीं होते, ये इसी स्थिर पूंजी होती है। संस्था के अंदर क्या होती है? स्थिर, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, भवन है, फर्नीचर है, ठीक है ना, ये जो इसके अंदर जो अपन बात करते हैं ये स्थिर और स्थायी तौर पर संस्था के लिए बनी रहती हैं। नई कंपनियां लाभों को प्रतिधारित करने की स्थिति में नहीं होती हैं, वे केवल अंश और ऋण पूंजी के स्रोत से ही वित्त व्यवस्था करती हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से इसमें आते हैं? ठीक है, दीर्घकालीन वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला है अंश पूंजी। अंश पूंजी अति महत्वपूर्ण पूंजी है। ठीक है, अंश पूंजी से आशय पूंजी के एक भाग से है जो अनेक हिस्सों में विभाजित होती है, या ये कह सकते हैं कि पूंजी का अनुपात भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है, अधिकारी के उसमें तौर पे उसका होता है जो उसका अंश कहलाता है। ठीक है, मतलब संस्था की एक पूंजी का एक भाग जो संस्था के लिए अति महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उस संस्था के मालिक होते हैं। अंश पूंजी कौन होते हैं? संस्था के, संस्था के मालिक होते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या होती है? अंश चल संपत्ति नहीं होती, ये अचल संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, कौन सी संपत्ति होती है? अचल संपत्ति। अंश जो अंशधारियों की इच्छा अनुसार बेचे जाते हैं। अंशधारियों का दायित्व अंश में अंकित मूल्य तक सीमित होता है और ये संस्था के मालिक होते हैं। ठीक है ना, इसमें अति महत्वपूर्ण बात है। अंश कंपनी के स्वामी होते हैं, उन्हें प्रबंधन का अधिकार होता है। अंश पूंजी जोखिम पूंजी भी होती है जो अंशधारियों के पास वापस आने की या होने की गारंटी नहीं देता है। अंशधारियों को अंश पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, कम भी मिल सकता है और ज्यादा भी मिल सकता है। क्योंकि संस्था में शेष लाभ रहेगा उसका ये खुद स्वामी ले सकते हैं और बांट भी सकते हैं और नहीं भी बांटे। अंश दीर्घकालीन स्थायी पूंजी के स्रोत होते हैं। अब इसके अंदर दो है, कौन से हैं? समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी। तो इसके अंदर पहला इसमें अपन बात करेंगे समता अंश पूंजी का। समता अंश पूंजीधारी, समता अंश पूंजी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं जो कंपनी के जोखिम को सहन करते हैं और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार पूर्वाधिकारी अंशों के बाद होता है। इन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, इनका लाभांश कंपनी की आय के अनुपात में बढ़ता रहता है। ठीक है, समता अंशधारी के द्वारा संचालकों की नियुक्ति होती है और इन्हीं के द्वारा संचालकों का चयन किया जाता है और ये कंपनी को चलाते हैं। अब ये कंपनी के अंदर क्या होते हैं? स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, कंपनी का यही सबसे ज्यादा, ठीक है, इनका अधिकार होता है। ठीक है, इसलिए
इनकी जोखिम भी ज्यादा होती है, इनकी लाभ प्राप्त करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। यदि हानि होंगे तो भी हानि सहन करेंगे और लाभ होंगे तो भी लाभ सहन करेंगे, उनको मिलेगा। ठीक है, पूर्वाधिकार अंश, नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वाधिकारी अंश पूंजी। कंपनी के समस्त व्ययों का भुगतान करने के बाद शेष बचे लाभ पर पूर्वाधिकारी अंशधारियों को पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। नाम से आपको पता है पूर्वाधिकारी अंश पूंजी। पूर्व अधिकार मतलब किससे पूर्व? समता अंशधारियों के पूर्व उनको लाभांश मिलेगा। इन अंशों पर भुगतान के बाद समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाता है। कंपनी के विघटन की दशा में समस्त देनदारियां भुगतान करने के पश्चात शेष बची संपत्तियों से पूर्वाधिकारी अंश पूंजियों की, ठीक है, पूंजी वापस की जाती है, लेकिन पूर्वाधिकारी अंशधारियों को प्रबंध पर नियंत्रण करने का अधिकार नहीं होता। अब ये पूर्वाधिकारी अंश पत्र की अंशधारी कौन कौन होते हैं? संचयी पूर्वाधिकारी, ठीक है, दूसरा है असंचयी, ठीक है, लाभदार पूर्वाधिकारी अंश, गैर लाभदार पूर्वाधिकारी अंश, शोधीय पूर्वाधिकार, अशोधीय पूर्वाधिकार, ठीक है, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार, ठीक है, सुरक्षित और प्रत्याभूतित, ठीक है, पूर्वाधिकार। ये जो कई बार इसके अंदर इसमें पॉइंट्स में आते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है ऋण पत्र। व्यवसाय उपक्रमों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंश पूंजी के अलावा जिस पूंजी का उपयोग किया जाता है उसे ऋण पूंजी कहते हैं। यह पूंजी ऋणदाता द्वारा प्रदान की जाती है और यह ऋण निगमों द्वारा ऋण पत्रों, बंध पत्रों एवं सावधि ऋणों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ऋण पूंजी से आशय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की लिखित स्वीकृति एक पत्र के द्वारा दी जाती है जिस पर कंपनी की मोहर लगी होती है। उस पर ऋण की राशि व ब्याज दर अन्य शर्तों का उल्लेख होता है, अर्थात ऋण पत्र कंपनी की सामान्य मोहर के अधीन निर्मित एक ऐसा प्रपत्र होता है जो ऋण की स्वीकृति प्रदान करता है और उन शर्तों को स्पष्ट करता है जिनके अधीन वे निर्मित किए गए हैं और उनका शोधन हुआ है। ऋण पत्र में ऋण पत्र स्तंभ और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करे या नहीं। ऋण पत्रों को समझने के लिए अपन कुछ बातों का चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, स्वामी नहीं होते। इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। जिनकी इनके पास में लिमिट होती है उससे ज्यादा उनका कोई अधिकार नहीं होता है। ये कंपनी के सिर्फ ऋणदाता के रूप में माने जाते हैं, ये बिल्कुल स्वामी नहीं होते। इन्हें कोई वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ऋण पत्रों का स्कंद बाजार में क्रय विक्रय किया जा सकता है। कंपनी प्रविवरण जारी करके ऋण पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक जनता से ऋण प्राप्त करती है। ऋण पत्रों की अवधि बहुधा दीर्घकालीन होती है जिनका शोध्य 10 वर्षों से पूर्व नहीं होता। कंपनी विघटन की स्थिति में ऋण पत्रों की रकम वापसी अंश पूंजी से पहले होती है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर ये कितने प्रकार के होते हैं, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके अंदर पहला पॉइंट है शोध्य और अशोध्य ऋण पत्र। दूसरा पॉइंट है पंजीकृत और वाहक ऋण पत्र। तीसरा पॉइंट है परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। चौथा है सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र। ये सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करते हैं सार्वजनिक ऋण की, ये भी इसके अंदर एक पॉइंट है। यह पूंजी का मुख्य स्रोत है। यह ऋण बहुत सारे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका भुगतान 3 वर्ष की अवधि से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि तक होता है, जिसे अपन कहते हैं IDBI, IFCI, ICICI, ठीक है, FCI और कमर्शियल बैंक आदि इसके सार्वजनिक ऋण से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो दिया गया है, ठीक है, प्रतिभूतियां और बांड। दीर्घकालीन वित्त के साधनों के रूप में, ठीक है, बंध पत्र एवं बॉन्ड का भी काफी प्रचलन है। ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्ति को बंधक रख निर्गमित किए जाते हैं, जिन्हें भारत में सुरक्षित या प्रत्याभूत ऋण पत्र भी कहते हैं। अन्य देशों में इसे बॉन्ड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बंध पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का
प्रमाण पत्र है जिससे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न होता है। वचन पत्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला पॉइंट है ब्याज के आधार पर, तो ब्याज के आधार पर इसमें भाग और पंजीकृत ऋण पत्र। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा के आधार पर बंधक ऋण पत्र, ठीक है, बंध पत्र गारंटी युक्त, ठीक है, समपार्श्विक ऋण पत्र है या उपक्रम या न्यास बंध पत्र है, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। प्रावधान के आधार पर संगठित विकास एवं विस्तार, निधिकरण एवं निधिकरण, समायोजन एवं पुनर्गठन, विकास एवं विस्तार एवं क्रय धनराशि बंध पत्र इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आय के आधार पर, आय, निश्चित ब्याज, भागीदार, लाभ भागीदार, स्थिरीकरण एवं कर रहित बंध पत्र इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट थे दीर्घकालीन वित्त के स्रोत। दूसरा इसके अंदर अति महत्वपूर्ण स्रोत इसमें आता है वो मध्यकालीन एवं अल्पकालीन वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट इसके अंदर इसमें आएगा, उससे पहले व्यावसायिक वित्त का विभाजन काल क्रमानुसार अल्पकालीन और मध्यकालीन और दीर्घकालीन के रूप में आपने माना है। मध्यकालीन वित्त में 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के लिए माना गया है। वे ऋण कभी स्थायी पूंजी के प्रबंधन के काम में आते हैं तो कभी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दीर्घकालीन वित्त मध्यकालीन वित्त की तुलना में अधिक अवधि के लिए होते हैं जिन्हें स्थायी संपत्तियों में समायोजन किया जाता है। वर्तमान में व्यावसायिक जगत में मध्यकालीन वित्त के साधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कंपनी की स्थायी पूंजी में निभाते हैं। इसके आधार पर कंपनियां संगठन अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न स्रोतों से वित्त प्रबंध करते हैं। मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता 1 से लेकर 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष तक हो सकती है। सामान्यतः इस वित्त का प्रयोग व्यवसाय के विकास, विस्तार, अतिरिक्त संयंत्रों, उपक्रमों की क्रय, मशीनों का प्रतिस्थापन, पुराने ऋण पत्र व बांडों की अदायगी, बाजार सर्वेक्षण, विज्ञापन अभियान आदि के लिए होता है। भारत में मध्यकालीन वित्त को निम्नलिखित भागों में अपन बांट सकते हैं। पहला है बैंक ऋण या लोन, ठीक है, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में बैंकों द्वारा मध्यकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। विकास करना एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए त्वरित प्रबंधन करने से वाणिज्यिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मध्यकालीन वित्त प्रदान करने में निम्नलिखित बात कर सकते हैं। पहला पॉइंट है रोकड़ साख, दूसरा है अधिविकास, तीसरा है प्रतिभूति ऋण, चौथा है अंशों व ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करना, पांचवा है अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन करना, ये भी इसके अंदर शामिल है। वाणिज्यिक बैंक प्राय कम ब्याज दर पर मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक औद्योगिक उपक्रमों एवं निगमों ने कंपनियों को इस प्रकार ऋण देकर देश के त्वरित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसके अंदर महत्वपूर्ण है। शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन, ये भी इसके अंदर एक पॉइंट है। वर्तमान समय में शोध्य पूर्वाधिकार अंश मध्यकालीन वित्त के सबसे अच्छे और सस्ते लोकप्रिय साधन है। भारत में इन अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। अब ब्याज नहीं दिया था, अंश पत्रों को हमेशा पूर्वाधिकार हो या क्षमता अंश हो, उनको ब्याज नहीं मिलता है, उनको क्या मिलता है, लाभांश मिलता है, लाभांश, डिविडेंड। यह अंश 5 वर्ष से 7 वर्ष में जनता को लौटा दिए जाते हैं। शोधीय ऋण पत्रों का निर्गमन कुछ विशेष क्षेत्रों या उद्योगों में शोधीय ऋण पत्रों की भूमिका होती है। ये क्षेत्र निम्न प्रकार के इसमें आते हैं: कंप्यूटर उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जहाज रानी, विद्युत एवं कागज उद्योग। इन उद्योगों में विशेष रूप से शोधीय ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। भारत में इन ऋण पत्रों के निर्गमन में पूर्व निर्धारित ब्याज का भुगतान करना होता है और निश्चित समय पर पूरा होने पर मूल रकम वापस दी जाती है। यदि इसके शोधन से पूर्व की कंपनी का समापन हो जाता है तो ऋण पत्रों की राशि और उन पर देय ब्याज की राशि का भुगतान असुरक्षित लेनदारों और अंशधारियों की राशि में के भुगतान से पहले किया जाता है।
इसी कारण से सौदीय ऋण पत्रों के धारक अधिक सुरक्षित रहते हैं और वे आसानी से सौदीय ऋण पत्रों को क्रय कर लेते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम फंड है। उसके बाद में है जन निक्षेप, पब्लिक फाइनेंस। वर्तमान युग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कंपनियां सार्वजनिक लोगों से एक निश्चित ब्याज दर पर निक्षेप स्वीकार करती हैं। भारत में जनता से निक्षेप प्राप्त करने की परंपरा अति प्राचीन है। भारत में जनता से जमा स्वीकार करने की जो परंपरा बनी है ये बहुत पुरानी है। तो विशेषकर अहमदाबाद, सूरत, मुंबई में वित्तीय स्रोतों का प्रचलन था। भारतीय रक्षित कोषों के अनुसार जन निक्षेप की लोकप्रियता महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जन निक्षेप से मिलने वाले लाभ सरल हैं, कम खर्चीले हैं, लोचपूर्ण हैं, जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा भी करते हैं। जन निक्षेप आज अच्छे समय के लिए साथी बने हुए हैं। जब अच्छी परिस्थितियां होती है तो जन निक्षेप आसानी से मिल जाते हैं, किंतु बुरे व संकट के समय जनता भयभीत होकर उनको वापस मांग लेती है। 1929 मतलब 1929 में महान मंदी, जिसको अपन तीसा की महान मंदी बोलते हैं, 1929 से लेकर 1931 तक तीसा की महान मंदी हुई थी। इस समय ऐसी स्थिति पाई गई थी, ठीक है ना, जो इसके अंदर पैसा मिलना बड़ा मुश्किल था और जनता से पैसा स्वीकार किया था। वर्तमान व्यवसाय मंदी में जनता से जमा स्वीकार करना कठिन कार्य हो गया है, जिसका परिणाम व्यवसाय जगत में परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि लोगों को आसानी से वित्त उपलब्ध करवाना कठिन हो गया है। जनता जनार्दन अपना पैसा ऐसी स्थिति में वापस ही चाहती है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से जो उसमें पैसा कौन उसमें दे सकता है, जो उसमें मध्यकालीन लोन कौन दे सकता है, ऋण कौन दे सकता है। भारत में मध्यकालीन वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया 1948 में प्रारंभ हुई थी। शुरुआत में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने विशेष वित्तीय संस्थाओं की स्थापना औद्योगिक विकास में गति लाने के लिए की थी। इसका परिणाम वर्तमान मंदी के दौर में भी विशेष वित्तीय संस्थाओं ने अपनी भूमिका सार्वजनिक विकास एवं औद्योगिक विकास में पूर्ण रूप से निर्वाह की है और भारत जैसे देश में मंदी से उबरने के लिए संस्थाएं रामबाण की तरह कार्य करती हैं। मध्यकालीन वित्त उपलब्ध करा रही है, उनके कुछ मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे IFCI, IDBI, LIC, GIC, ठीक है, NIDC, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, SFC, ठीक है ना, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, NCDC, ठीक है, NCDC, नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और एक लास्ट में है अपन ये कह सकते हैं NSIC, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के इसमें बनाए गए हैं। अब इसके अंदर कुछ इसमें और भी इसमें है जो है, इसके अलावा मध्यकालीन जो लोन देते हैं वो है केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त सहायता, कर्मचारियों की भविष्य एवं पेंशन निधि है, वो भी इसके अंदर इसमें काम आती है। क्रय व किस्त भुगतान पद्धति, विदेशी विनियोग, प्रतिधारित आय, ठीक है, अन्य कंपनियां हैं जो इसमें इंटर कंपनी अपन को बोल सकते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है, और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक ये भी इसके अंदर शामिल है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट उसमें होता है, वो इसके अंदर शामिल है मध्यकालीन के अंदर। अब जो तीसरा और सबसे लास्ट में है वो है अल्पकालीन वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। अल्पकालीन वित्त के स्रोत कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह अदा करते हैं। यह एक ऐसा स्रोत है जो एक वर्ष की अवधि की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनका उपयोग चल संपत्तियों या दैनिक कार्यों जैसे कच्चा माल, मजदूरी, वेतन चुकाने, किराया है, निर्माण है, व्यय है आदि को इसमें व्यय किया जाता है। अल्पकालीन वित्त के लिए खास कौन कौन से स्रोत हैं वो अपन बात करते हैं। अल्पकालीन वित्त की पूर्ति के लिए पहला पॉइंट है बैंक स्रोत। बैंक की इसके अंदर एक सोर्सेज है। अल्पकालीन वित्त की पूर्ति के लिए व्यावसायिक संस्थाएं वाणिज्यिक बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपनी अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा
अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था का प्रचलन प्राचीन काल से आज तक प्रचलित है। ठीक है, ये कौन कौन से ऐसे हैं जिसके द्वारा इसमें किए जाते हैं। पहला पॉइंट है सुरक्षित ऋण। अल्पकालीन सुरक्षित ऋण के समय संस्था अपनी प्राप्तियों व रहतिया जैसी चल संपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में बैंक को उपलब्ध कराती है। बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए इस प्रकार के ऋण कंपनी की चल संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बिलों की कटौती, दूसरा पॉइंट, इसमें बैंक अपने ग्राहक की प्राप्य बिलों की कटौती कर देता है। इस प्रकार ग्राहक को वर्तमान में अल्पकालीन वित्त प्राप्त हो जाता है और परिपक्व अवधि तिथि आने पर तत्कालीन पक्षकार द्वारा बिल का पूर्ण अंकित मूल्य बैंक को दिया जाता है। इस प्रकार कटौती से हानि होने पर ग्राहक को वित्त प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट है अधिविकर्ष। बैंक द्वारा ग्राहक के जो चेक का भुगतान उसके खाते में अवशेष बैलेंस शून्य होने पर भी किया जाता है। ग्राहक एक निश्चित सीमा तक अधिविकर्ष की सुविधा ले सकता है और ब्याज वास्तव में हासिल की राशि पर देना होता है। ठीक है, ये इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है नकद साख। बैंक ग्राहक के लिए एक अधिनियम अधिकतम एक सीमा तक ये ऋण देती है। ग्राहक अपनी मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस सीमा के भीतर जब जैसी जरूरत हो ऋण की सुविधा हासिल कर सकता है। बैंक द्वारा केवल उसी ऋण पर ब्याज की राशि वसूल करता है जो ग्राहक ने बैंक से निकाली है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है गैर बैंक साधन। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको एग्जाम में आपको बताना है, आपको याद करने हैं। पहला है लीजिंग व वित्तीय कंपनियां हैं। वर्तमान दशक में कंपनियों की अल्पकालीन वित्त प्रदान करने में लीजिंग और वित्तीय कंपनियों ने अग्रणी भूमिका निर्वाह की है। इनके द्वारा दिए गए ऋण प्राय चल संपत्तियों पर प्रभाव के रूप में होती है। इनकी ऋण प्रदान करने की औपचारिकताएं सरल होने के साथ साथ ब्याज दर कम होती है और ये लोकप्रिय भी अधिक रहती है। परंतु हाल में के वर्षों में फर्जी वित्त कंपनियों के प्रवेश और भ्रष्टाचार के कारण इनकी विश्वसनीयता पर अच्छा चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट है देसी बैंकर। एकाकी व्यवसाय व साझेदारी फर्मों द्वारा हेतु अल्पकालीन वित्तीय में देसी बैंकरों की सक्रिय भूमिका रही है। वे देसी बैंकर अहमदाबाद, मुंबई, सूती की मिलों, पश्चिम बंगाल, असम के चाय के बागानों, तेल, चमड़ा, चावल आदि के कारखानों में अल्पकालीन साख सुविधा प्रदान करते हैं। इन बैंकों से ऋण सरलता और सुविधा से बिना किसी औपचारिकता से मिल जाती है। फिर भी ब्याज दर का अधिक होना अनावश्यक रूप से शोषण करना इनके दोष है। व्यापारिक साख। इस प्रकार की अल्पकालीन साख का उपयोग फुटकर व्यापारी एवं थोक व्यापारी द्वारा किया जाता है, जिन्हें निर्माता द्वारा उधार माल का विक्रय 15 से 3 या 4 माह की अवधि के लिए होता है। इस अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। क्रेता द्वारा खरीदे गए माल को बेचकर थोड़े समय बाद भुगतान किया जाता है। इस प्रकार की व्यापारिक साख द्वारा छोटी संस्थाएं भी कम पूंजी से ही अपनी आवश्यकताएं या व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रख सकता है और आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। सार्वजनिक और अन्यथा अंतर कंपनी निवेश। कंपनियां अल्पकालीन वित्त की प्राप्ति हेतु जनता और अन्य कंपनियों के निक्षेप को भी स्वीकार कर रही हैं। ये जैसे मांग निक्षेप, जो एक दिन की सूचना से पूर्व या सूचना पर पैसे वापस प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, त्रैमासिक है, निक्षेप प्राप्त करता है, ये भी है। तीसरा पॉइंट है अर्धवार्षिक है, निक्षेप के रूप में इसमें हो सकते हैं। ये निक्षेप उन कंपनियों को आसानी से मिल जाते हैं जिनकी बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा होती है। अब अन्य और भी इसके अंदर कौन कौन स्रोत है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है किस संबंधी है, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट है। ठीक है, अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करों के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर टैक्सेस है, उपार्जित व्यय, रेकर्ड एक्सपेंसेस है, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार की वित्तीय सहायता है, गवर्नमेंट क्रेडिट, लाभों का पुनर्विनियोजित, ठीक है, पुलिंग बैक ऑफ प्रॉफिट,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संचालकों के ऋण, लोन फ्रॉम डायरेक्टर। नेक्स्ट है हाथ कोर्स, डेप्रिसिएशन फंड, और लास्ट है कर्मचारियों की प्रतिभूतियां। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। इसमें अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ये पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम में सवाल 101% आता ही आता है, तो आपको इसको याद करना है, ठीक है ना, और उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना। इस संबंध में आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वापस आप मुझे बताना। थैंक यू।